नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 और आपके साथ मैं निशा सिंह। दर्शकों, विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होने हैं और इसको लेकर के जितने भी संभावित प्रत्याशी हैं सभी अपने अपने दलों से टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं और संभावित प्रत्याशी जो है जो कि लोगों के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, उनसे मिल भी रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसे ही प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी हैं डॉक्टर A.K. दास, जो कि परिचय का मोहताज नहीं है। हम उनसे बात करेंगे कि ये भी जनसुराज पार्टी से अपन टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और इनका विजन क्या होगा। आखिर ये पेशे से एक चिकित्सक है, डॉक्टर हैं, और इनको राजनीतिक माने का ऐसा क्या प्लान हुआ, क्या मूड हुआ, जनता के बीच जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। बहुत धन्यवाद सर, सबसे पहले मेरा यह सवाल है आपसे कि आप पेशे से एक डॉक्टर हैं, लेकिन आपको राजनीतिक में जाने का ऐसा क्या मूड आया, क्या प्लान आया और आप जा रहे हो? जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि चिकित्सा एक समाज सेवा है और राजनीति एक उससे बड़ा समाज सेवा है। तो समाज सेवा का एक्सटेंशन ही राजनीति है और मुझे लगता है कि जो मुहिम आदरणीय श्री प्रशांत किशोर जी ने जनसुराज के माध्यम से छेड़ा है, जहां अच्छे लोगों को आगे आने की बात करते हैं, तो जो जो बिहार की बात करते हैं, जो यहाँ की समस्याओं का, बेरोजगारी का, पलायन की बात करते हैं, वो सब बात आम जनता को प्रेरित करती है। उसने मुझे भी प्रेरित किया और उस प्रेरणा स्वरूप, उनके प्रेरणा स्रोत प्रशांत जी को मानते हुए मैंने जनसुराज का दामन थामा है। और भी पार्टियां हैं सर, आपने जनसुराज का ही क्यों? पार्टियां तो कई साल से, जब से ये देश आज़ाद हुआ है तब से पार्टी है, लेकिन कहीं ना कहीं उन पार्टियों का जो मुद्दा रहा है वो आम जनता से, आम जनता की भावनाओं से थोड़ा कट सा गया है। तो जहां हमारी मुख्य समस्याएं, पलायन जैसी मुख्य समस्या पर पिछले 3 साल से पहले कोई बात नहीं करता था। पलायन एक सुरसामुख जैसे बिहार के गांव को, नगर को, खेत को, खलिहान को निगलने की क्षमता रखती हो, वो उस पलायन अगर आपके एजेंडे में नहीं है तो आपके सुचिता पे, आपके एजेंडे पे सवाल उठना चाहिए। और मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय श्री प्रशांत किशोर का, जिन्होंने ऐसी ज्वलंत समस्या को अपना राजनीतिक मुद्दा बनाया है जो कि हमारे कल को खाने की क्षमता रखता हो। पलायन एक समस्या है जिसका एक निदान और डेफिनेट निदान करने की आवश्यकता है। समस्या सर, बिहार में सबसे अधिक समस्या सर जातिवाद, भ्रष्टाचार की है। उससे आप कैसे निपटिएगा अगर आप जीत करके आते हैं? जातिवाद कोई समस्या नहीं है। जातिवाद, जाति जो है एक संस्कार है जो आज से नहीं, कई सौ वर्षों से रहा है और हम कोई धर्म को पालन करते। राजनीति में बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। राजनीति या राजनीतिक लोग जो है लोगों की जन भावनाओं को जगाकर वोट को अपने हिस्से में करते हैं और उसी के तहत जाति या जातिवाद का जन्म हुआ है। परंतु जाति एक सच्चाई है। जाति सिर्फ जीवन जीने की के सलीके का एक्सटेंशन मात्र है, परंतु ऐसा नहीं है कि जाति, हर जाति में लोग बहुत अच्छे हैं या हर जाति में लोग खराब हैं। तो हर जाति के अच्छे लोगों को आगे आकर जनसुराज की भावनाओं से जुड़ने का जो सिलसिला शुरू हुआ है वही जातिवाद को खत्म भी करेगा। बिहार में बहुत सारे स्थापित पार्टियां हैं, जैसे जेडीयू हो गए, भाजपा हो गया, आरजेडी हो गया। जनसुराज को से अलग कैसे? जैसे मैंने आपको बताया कि जनसुराज जनता का सुंदर राज का एडवोकेट करता है, जहां जनता, आम जनता के बीच से प्रतिनिधि करने वाले लोग आएंगे और उनके लिए, जिनका सोच सही होगा, पूरा समाज उनका सहयोग करेगा और वो अपनी अपना जो भी क्षेत्र में, चाहे वो संसदीय क्षेत्र हो, चाहे विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे वो निगम का क्षेत्र हो, चाहे वो पंचायत का क्षेत्र हो, उन क्षेत्रों में लोग आगे आएंगे। सही सोच के साथ सही लोग आएंगे और सामूहिक प्रयास होगा, तभी जनता का सुंदर राज स्थापित होगा और वही जनसुराज होगा। ओके, तो स्मार्ट सिटी क्या लग रहा है सर कि स्मार्ट सिटी जनसुराज की तरफ से अगर आप उभर के आते हैं बीच में, तो क्या लग रहा है कि ये जो स्मार्ट सिटी, एक नाम के स्मार्ट सिटी है, मुजफ्फरपुर का, सबसे आपको मिलते होंगे लोगों से, आपको सबसे मुख्य मुद्दा आपको क्या लगा सबसे अधिक? नहीं, स्मार्ट सिटी की जहां तक आप बात करेंगे तो आप ही खुद कहते हैं कि ये सिर्फ कागज की बात है। आप भी एक आम जनता की जैसे ही सड़कों पर घूमती होंगी, तो वाकई में पिछले 2-2.5 साल से ये जो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है, इस स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट में हमने जो देखा है वो रोड को बनते देखा,
रोड को टूटते देखा, फिर रोड को फिर बनते देखा, फिर नालियों को बनते देखा, फिर उन नालियों को टूटते देखा, फिर उन नालियों को तोड़ के फिर एक सड़क और नाला बनते देखा। हमने ग्रिल लगते देखा और रोड के किनारे हरी भरी हरियाली, हाँ, जो छांव देती थी हमारे नागरिकों को, उसको उखड़ते देखा। पर्यावरण गया भाड़ में। अभी हमने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया और कुछ लोगों ने छोटे छोटे पौधे लगाए, लेकिन जब वो वट वृक्ष लोगों को छांव दे रहा था तो उसको जब उखड़ रहा था तो शायद किसी की आवाज नहीं आई। तो हम स्मार्ट सिटी के नाम पर अपने पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। और पैसे का तो कहना ही क्या। जब एक सड़क को अगर 5 बार बनाया जाए तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि कितना पैसे का दिक्कत हुआ है। अभी आप इस रोड पे आए होंगे, अभी कुछ दिन पहले रोड रोड की ढलाई हुई है, आज देखेंगे कि पूरा साइड से उसको काट लिया गया। तो अगर हमें लगता है कि अगर हम लोग ठीक से प्लानिंग करेंगे तभी तो स्मार्ट सिटी बन पाएगा। पैसा जो है वो हार्ड अर्नड आता है, किसी ने भी पैसा दिया है सरकार को तो वो हार्ड अर्नड पैसा दिया होगा। तो उस पैसे का उपयोग सही तरीके से अगर किया जाए तभी तो स्मार्ट काम होगा। स्मार्ट सिटी तो दूर की बात। और जहां तक रहा स्मार्ट सिटी की बात, तो मेरा अपना मानना है कि किसी पुराने बिल्डिंग को अगर आप कितना भी रिपेयरिंग कराएंगे, कितना भी उसको चमकाएंगे, तो उसमें वो ना वो लॉन्जिविटी होगी, यानी कि उसका लाइफ ज्यादा नहीं बढ़ेगा और उसकी सुंदरता भी कम ही रहेगी। बनस्पत कि आप अगर उसी को एक सुंदर न्यू सिटी बनाएंगे, जो एग्जिस्टिंग शहर के आसपास हो, जहाँ पे सब कुछ प्लान तरीके से हो, तो कम खर्च में सुंदर चीज बनेगा। तो हमें शायद स्मार्ट सिटी नहीं, हमें न्यू मुजफ्फरपुर टाउन की आवश्यकता है। ओके सर, जी सर। सर कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। लेकिन सर आप इस क्षेत्र से हैं, आप उभर के आते हैं, तो शिक्षा आप बात करेंगे, हम थोड़ा सा स्वास्थ्य की तरफ बढ़ते हैं, इस लाइन में बढ़ते हैं, तो उसको लेकर के बहुत सारी कठिनाई है, परेशानी है। आप डॉक्टर हैं और काफी पुराने, बहुत फेमस डॉक्टर हैं, आपको अनुभव है सारी चीजों का। क्या लग रहा है कि अगर आप सामने आ रहे हैं, जनता आपको मौका दे रही है, तो ये जो चिकित्सा जगत की जो परेशानी है, ये सारे कुछ दूर होंगे और इसका कुछ देखिए सिस्टम चेंज होगा कि नहीं होगा सर? हॉस्पिटल में जो होते हैं, क्लिनिक पे होते हैं, डॉक्टर्स जो करते हैं चीटिंग, ये सारे सिस्टम को आप कैसे ठीक करेंगे? देखिए स्वास्थ्य एक मूलभूत सुविधा है जो हर नागरिक को मिलना चाहिए। और सरकार स्पेशली जो राज्य सरकार है उसकी जिम्मेदारी स्वास्थ्य होती है। केंद्र सरकार की जो कार्यक्रम है उनको राज्य सरकार जो है उसको कार्यान्वित करती है। और उसके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, जैसे कि हर क्षेत्र में पीएचसी और एडिशनल पीएचसी बना हुआ है, और सिविल हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स बने हुए हैं, मेडिकल कॉलेजेस बने हुए हैं। ये सब की व्यवस्था कई वर्षों से चल रही है। लेकिन अगर आप सच्चाई देखेंगे तो इनमें बहुत ज़्यादा कमी है। अगर आप समझ पाएंगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स या प्राइवेट क्लिनिक का उत्पत्ति क्यों हुआ है। तो प्राइवेट क्लिनिक या प्राइवेट हॉस्पिटल्स की उत्पत्ति इसीलिए हुई क्योंकि राज्य स्तरीय जो जो सरकार के द्वारा पोषित और पुलवित अस्पताल हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी सेवा देने में कमी की है। हमारी जो जनता है जिसकी जितनी स्वास्थ्य की जरूरत है उसको वो उतना पूर्ण नहीं कर पाई है। हमारे डॉक्टर्स जो काम करते हैं उनको आपने उतना सुरक्षा या उनको उतना पोषित नहीं किया जितना कि उनके हकदार हैं। मैं आपको पिछले 20 सालों की कहानी बता सकता हूँ, जहाँ डॉक्टर्स को कई कई महीने जो है वो सैलरी नहीं मिलती थी। साल में एक बार या 6 महीने में एक बार सैलरी मिलती थी। हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी थे उनको साल में एक बार सैलरी मिलती थी। तो आप बताएं, जब सरकार अपने अपने सेवकों का अगर सैलरी ठीक से नहीं दे पाए तो फिर वो सरकार की सेवाएं कैसे चलेंगी। कई बार ऐसे था जब कॉटन और बैंडेज जो है मरीजों को अपने से पॉकेट से खरीद के लाना पड़ता था। जब हम लोग मेडिकल कॉलेजेस में हुआ करते थे तो हम लोग देखते थे कि सुई दवाई तो दूर, कॉटन और बैंडेज भी सरकारी व्यवस्था में उपलब्ध नहीं थी। ये वो समय था जब 1990 और 2000 के बीच का दशक का समय था, जब कुछ भी सुविधाएं नहीं थी। तो सरकार की अव्यवस्था के कारण ही जनता का मोह भंग होता है और उस मोह भंग के कारण ही पैरेलल चीजें खड़ी होती हैं। तो सरकार को स्वास्थ्य सेवा में बहुत आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। उनके अंदर काम करने वाले जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जिसमें चिकित्सक भी हैं, पैरामेडिकल वर्कर्स भी हैं, उनके जो हॉस्पिटल स्टाफ्स भी हैं, जो उनको आप ठीक से उनकी सेवा लेने का प्रयास करें। साथ साथ उनकी सभी सभी चीज़ों को ध्यान में रखें। उनको एक एडिक्वेट सैलरी दें, उनको एक एडिक्वेट क्वार्टर्स दें, उनको सुरक्षा दें ताकि वो निर्भीक होकर काम कर सके। उनको ऐसी व्यवस्था दें जो जनसंख्या अनुरूप हो। अब
5,000 के लोगों के लिए अगर आप 5 बेड देते हैं तो वो कभी भी पूरा नहीं होगा। तो आप जनसंख्या अनुरूप अगर सुविधाओं को अगर रखेंगे, अपने जो स्वास्थ्य लोग के कर्मी हैं उनका ध्यान रखेंगे, जनता तक अपने कार्यक्रम को पहुंचाएंगे और उस कार्यक्रम को ठीक से क्रियान्वयन करेंगे, तभी शायद स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों का भरोसा बढ़ेगा। इसमें बहुत कमी है और इस कमी को दूर करने का जिम्मेदारी जो है वो सरकार का है। हमें जनसुराज को अगर ये मौका मिलता है तो हम उन सब चीज़ों को दूर करेंगे और जो सपना जनसुराज ने देखा है कि आम जनता तक, उसके घर तक स्वास्थ्य सुविधा को पहुंचाया जाए, उस जनसुराज की अभियान को हम लोग सफलतापूर्वक निभाने का प्रयास करेंगे। एक अंतिम सवाल है सर आपसे, मेरा लास्ट ही है। ये बताइए कि आपका मतलब कहना है कि आप पूरा बदलाव चाहते हैं, है ना? पूरा बदलाव चाहते हैं, तो आपका कुछ योजना होगा सर? आपकी कुछ प्लान होगी सर इसके पीछे? जी। हम बदलाव नहीं चाहते, हम व्यवस्था परिवर्तन करना यस, चाहते हैं वही चीज़। और व्यवस्था परिवर्तन का सबसे प्रमुख स्टेप है अच्छे लोगों को विधानसभा और संसद भेजना और उसके लिए जनता के सहयोग की जरूरत है। जब अच्छे लोग विधानसभा पहुंचेंगे तो चीजें, भ्रष्टाचार या जो लाल फीताशाही है वो अपने आप समाप्त हो जाएगा और जन भावनाओं को अगर हमारे जनप्रतिनिधि संकल्पित होकर काम करेंगे तो व्यवस्था का परिवर्तन तो अपने आप होगा। मतलब कहने का मतलब जो ऑपरेशन आप करते हैं तो भ्रष्टाचार के ऑपरेशन करेंगे आप? भ्रष्टाचार का ऑपरेशन करेंगे। अगर आप बीमारी को ठीक से पकड़ेंगे, नब्ज नब्ज पे हाथ डाल के, तभी आप बीमारी की समस्या का समाधान निकाल पाएंगे। तो नब्ज पकड़ना सबसे जरूरी है। नब्ज तो हम लोगों ने पकड़ लिया है। ओके डॉक्टर साहब, लास्ट सवाल है सर, ये आप ये बताएंगे कि अगर आप जीत करके आते हैं, जनसुराज की पार्टी की तरफ से आपको टिकट आपको होती है, आप चुनाव लड़ते हैं, आप जीत करके आते हैं, सबसे पहले प्राथमिकता आपकी क्या होगी? सबसे कौन सा वर्क करोगे? 2 उसमें शर्त है कि मैं इलेक्शन लड़ता हूं और उसके बाद मैं जीतता हूं, तब क्या करूंगा। तो जन भावनाओं का आदर करना मेरी आदत रही है और जन भावनाओं का ध्यान में रखते हुए उनके सभी सपनों को साकार करने का प्रयास ये इंसान करने का करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद निशा जी। तो आपने देखा ये डॉक्टर A.K. दास हैं, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सारा कुछ इन्होंने बताया कि टिकट अगर जनसुराज पार्टी से इनको मिलती है, चुनाव लड़ते हैं और किस तरह से इनका क्या विजन क्या है, ये सारा कुछ इन्होंने बहुत ही बेबाकी से पेश किया। और ये चिकित्सा अगर डॉक्टर पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी राजनीति में आकर के और किस तरह इस माहौल को, सिस्टम को ये सही करना चाहते हैं। और खास करके इस लाइन में, डॉक्टरी लाइन में, जो चिकित्सा का जो कहा जाए, जो स्वास्थ्य की बात करते हैं, उसको लेकर के जो सिस्टम इन्होंने जिस तरह से बेड की बात बताया, हॉस्पिटल, डॉक्टर्स की बात बताया, पॉइंट्स पकड़े हैं इन्होंने, तो उन सारे मुद्दों को लेकर के डॉक्टर साहब ने उससे बात किया। राजनीतिक में आते हैं और जीत करके आते हैं, पहली प्राथमिकता क्या होगी, इन सारे मुद्दों को लेकर के हम इनसे बात किए और आपको रूबरू करवाए। फिलहाल इतना ही के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निशा सिंह, TV20, मिलते हैं अगली खबर में।